वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ गुरु कृपा क्लासेस। और हम लेकर के आए आपके लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, लैब असिस्टेंट और इसी तरह की अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस का सिलेबस, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों कोर्स कंबाइंड रूप से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है ये एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे आपको सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए जूलॉजी का एक लेक्चर, क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीरो टू हीरो लेवल चलेंगे एकदम। तो उसके अंदर अपन बात करते हैं पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मानव शारीरिकी, मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से, कोशिकाएं उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से तंत्र बनते हैं। और वही जो तंत्र है उन तंत्रों की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उन्हीं तंत्रों की हम स्टडी करेंगे जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में सिस्टम। तो आज की जो पहली क्लास है उसमें मैं आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है ये तंत्र, कैसे बनता है, और उसके साथ ही साथ में क्यों हमें तंत्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर बाद में हम बात करेंगे इसी के साथ कुछ तंत्रों के बारे में कि कितने प्रकार के तंत्र विकसित है मानव शरीर के अंदर। और उसके बाद में हम देखेंगे पहला पाचन तंत्र। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस पहली क्लास की। तो देखो, हमें पता है कि मानव का जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय शरीर है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एक ही कोशिका से शरीर बना होता है, ऐसे जीवों को बोलते हैं एकल कोशिकीय जीव। लेकिन जिनमें क्या होगा कि बहुत सारी कोशिकाओं से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, उनको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। हम मानव की बात करते हैं तो मानव भी एक बहुकोशिकीय जीव होता है। पहले हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, जैसे कि सेल, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसको हम कहते हैं सेल, कोशिका। कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर उत्तकों का निर्माण करता है। और सिर्फ इतना कहना वैलिड नहीं होगा कि उत्तकों का निर्माण करता है, बस नहीं। कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर के उत्तकों का निर्माण करेगा, जो कि एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम होंगे। क्या करने में? एक विशिष्ट कार्य, मतलब एक उत्तक का एक पर्टिकुलर काम होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, ये जो टिश्यू होते हैं, उत्तक जो होते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, अंग। ये मिलकर के बना रहे हैं ऑर्गन, अंग, अंग का निर्माण कर रहे हैं। और यही कुछ अंग मिलकर के एक तंत्र का, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। कुछ मिस्टेक आ रही है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करेंगे, बॉडी, शरीर। तो देखो, एक जटिलता का क्रम बढ़ता जा रहा है कि कोशिका से लेकर के शरीर का निर्माण हो रहा है, कोशिका से शरीर का निर्माण हो रहा है। और इसी बीच हमारे नाम आया तंत्र। तो देखो, ये तंत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा शरीर जटिलता जटिलता की ओर अग्रसर है, ठीक है। जटिलता बढ़ती जाती है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है। तो एक काम करने के लिए एक आदमी, अब अपन बात करते हैं किसी कोचिंग की, ठीक है। कोचिंग में क्या होता है, एक स्टूडेंट है, क्या वो कोचिंग बन जाएगा? क्या नहीं बन सकता है। कुछ स्टूडेंट मिलकर के एक क्लासरूम बनाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मिलकर के एक क्लासरूम बनाएंगे, कुछ क्लासरूम मिलकर के एक कोचिंग बनाएंगे। या कोचिंग की बात करते हैं तो कुछ क्लासरूम्स बनाएंगे, अलग अलग क्लासरूम बन गए। क्लासरूम के बाद में अब उसमें टीचर्स का होना भी जरूरी है, तो टीचर्स आ जाएगा, मैनेजमेंट स्टाफ हो जाएगा, ये सब मिलकर के लास्ट में जाकर के बनाएंगे कोचिंग। बस वही एक शरीर के ऊपर अपने
वही क्रियाविधि है कि हाँ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी। तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए या करवाने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्रों का, अंग तंत्रों का विकास किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये अंग तंत्रों का विकास किया गया, कौन कौन से तंत्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये जो तंत्र है, सिस्टम की हम बात करते हैं, सिस्टम। अब सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले, सॉरी, सिस्टम में हम देखेंगे एक होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो कि शरीर में पोषक पदार्थों की आपूर्ति करवाने के लिए जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं श्वसन तंत्र जो कि शरीर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में जरूरी है। और फिर बाद में हम देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र जो कि इन पोषक पदार्थों का एवं ऑक्सीजन जैसी गैसों का परिवहन करवाता है। फिर बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब देखो शरीर में पोषक पदार्थ मिल गए, भोजन भी हमने कर लिया, सब कुछ चीज हो गई, लेकिन उसके बाद में कुछ क्या होता है कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, उत्सर्जी उत्पाद जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है वो उत्सर्जन तंत्र द्वारा की जाती है। फिर एक बात करते हैं हम तंत्रिका के बारे में। मस्तिष्क भी तो कोई चीज है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल ही वही करता है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, और इन सब की क्रिया के साथ में जरूरी होता है हार्मोनों का परिवहन। तो हार्मोन्स जो होते हैं उनके लिए होता है अंतःस्रावी तंत्र। ये हो गया अंतःस्रावी तंत्र। तो ये कुछ प्रकार के तंत्र हैं जिनके सम्मिलित रूप से क्रियान्वित होने के पश्चात हमारे शरीर में समन्वय, नियंत्रण व सुचारू रूप से कार्य होता है। तो हमने पहले जनरल इंट्रो पढ़ लिया कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। अब हम क्या करेंगे ना, आज की क्लास में एक एक करके शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। क्या होता है पाचन तंत्र, उससे पहले पढ़ेंगे कि पाचन क्या होता है, क्यों जरूरी है, और पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे होता है, भौतिक होता है, रासायनिक रूप से होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज की क्लास और इसी तरह से आगे की क्लास में हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाचन तंत्र, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम। देखो पहले हम बात करते हैं पाचन की, कि पाचन क्या होता है, किसी भी चीज को पचाना, वही होगा नॉर्मली पाचन। तो जब इसकी हम एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं तो वो होता है कि बड़े कार्बनिक व न पचने योग्य, बड़े कार्बनिक व न पचने योग्य अणुओं को उनके छोटे रूप में, छोटे अकार्बनिक व पचने योग्य अणुओं में तोड़ना, यही होता है पाचन। जैसे कि ये कोई बड़ा अणु है, इसे हम तोड़ेंगे छोटे छोटे अणुओं में, इसे ही हम कहते हैं पाचन, ठीक है। तो आज हम इसी पाचन की बात करने वाले हैं कि मानव शरीर के अंदर ये पाचन किस प्रकार से होता है। अब देखो
बात करते हैं मानव का जो पाचन तंत्र होता है, ठीक है, पाचन तंत्र। तो उस पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो आहार नाल, आहार नाल, और एक होता है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथि। अब बात करते हैं आहार नाल, ठीक है। आहार नाल, आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नली। तो ये एक नली के नुमा संरचना होती है जिसकी औसतन लंबाई होती है लगभग 9 मीटर। ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसकी औसतन लंबाई होती है 9 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने करी कि आहार नाल पाचन ग्रंथियां है। अब अपन बात करेंगे इसमें पाचन की, कि पाचन जो होता है, पाचन तंत्र होता है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आहार नाल और एक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल लगभग 9 मीटर की होती है जो कि मुख से गुदा तक विस्तारित होती है। मुख से गुदा तक, कि क्या होता है, मुख क्या है और गुदा क्या है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब मुख से गुदा तक जाते जाते पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण जैसी प्रक्रियाएं हो चुकी होंगी। अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण जैसी प्रक्रियाएं हो चुकी होंगी। तो बात करते हैं कि पाचन, स्वांगीकरण या अवशोषण ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताता हूं, इस तरफ बताते हैं, ठीक है। जो पाचन होता है ना, पाचन होने से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब पाचन में ही हम अपन पाचन तंत्र में ही कुछ प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे कि पहली प्रक्रिया अपन पढ़ते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण ये होता है इनटेक, इनटेक ऑफ फूड। अरे भोजन को तुम ग्रहण करोगे, अंदर ग्रहण करोगे तभी तो पचाओगे ना। तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप आता है पाचन, ठीक है, ये होगा डाइजेशन। अब एक बात बताओ, अंतर्ग्रहण किया, उसके बाद में भोजन का पाचन हुआ। अब वो पाचन क्यों किया गया, तीसरा क्वेश्चन था ना, क्यों जरूरी है पाचन। तो देखो, ये पाचन हमें क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। पर अब अपन बात करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाएगा, ऐसे थोड़ी ना है कि बस गई एनर्जी निकल गई ना। पाचन में क्या होगा ना, कि पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण होगा। पाचन के अंदर उसके कुछ कार्बनिक, अकार्बनिक अणु जो बनेंगे उनका अवशोषण होगा, ठीक है। उसे बोलेंगे प्रक्रिया को अवशोषण, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो गया। अब अवशोषण भी हुआ है तो वो भी किसी ना किसी प्रक्रिया के लिए ही हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अवशोषण हो गया तो बस काम खत्म, नहीं। अवशोषण होने के बाद उस अवशोषित हुए भोजन के अणुओं को अंगों द्वारा, शरीर के अंगों द्वारा क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा। और उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद में हम जब बात करते हैं कि अब एसिमिलेट हो गया भोजन, उसका स्वांगीकरण हो चुका, अब बचेगा जो मैटर वो होगा क्या, उसका अपशिष्ट पदार्थ। तो उसे हम बाहर की ओर त्यागेंगे, उसे कहते हैं बहिर्त्याग। उसे हम कहेंगे बहिर्त्याग, इजेशन, उसको हम बोलेंगे इजेशन। तो देखो 5 स्टेप होंगे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्त्याग। ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये इस आहार नाल में संपन्न होगी। पांचों स्टेप, अंतर्ग्रहण से लेकर के बहिर्त्याग कर तक का जो स्टेप है वो इस आहार नाल में संपन्न होगा। जो कहां से शुरू होगा, अंतर्ग्रहण शुरू होगा मुख से और बहिर्त्याग होगा गुदा वाले भाग से। तो अब हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, ठीक है। पाचन ग्रंथियों का हम बाद में देखेंगे किसी और क्लास में। पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आहार नाल जो होता है उसमें कौन कौन से अंग आते हैं और क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं आहार नाल।
देखो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पाचन तंत्र में आहार नाल के बारे में बताना आपको। आहार नाल, आहार नाल क्या होती है ना, लगभग 9 मीटर लंबी एक नली होती है। कहां से कहां तक? मुख से गुदा तक फैली होती है। तो पहला पार्ट अपन इसमें लेकर के जाते हैं मुख। मुख, मुख में अपन बात करें तो दो पोर्शन आते हैं। एक तो होता है होठ वाला, ठीक है, एक तो होता है होठ वाला भाग। होठ में अपन बात करेंगे कि दो होते हैं, एक तो ऊपरी होठ और एक निचला होठ। तो देखो जब भी कोई अंग हमारा गति करेगा, ठीक है, तो वो उसकी गति होगी पेशीय गति, वो पेशियों के कारण गति करेगा। वैसे ही होठ भी गति करते हैं, किसके कारण? कुछ पेशियों के कारण, जिनको बोलते हैं होठ में गति होगी किसके कारण? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस पेशियों के कारण होठ में क्या होगी? गति होगी। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर होठ में क्या होगा कि ये जो बाहर देखते हैं अपन बाहर की तरफ में, हाँ ये वाला पार्ट, तो उसके ऊपर एक मोम नुमा पदार्थ होता है, मोम की जैसा वैक्स, ठीक है, तो वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये होता है सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्रंथि के कारण। तो ये मोमनुमा पदार्थ जो होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? सीबेशियस ग्रंथियों द्वारा। लेकिन होठों की जो गति होती है वो होती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल के कारण, ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं दूसरी, इसमें होती है मुख गुहा। मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ठीक है। तो बक्कल कैविटी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो मुख गुहा, होठ के अंदर वाला जो पार्ट है जिसको कहते हैं हम बक्कल कैविटी, मुख गुहा, जहां पे दांत, जीभ और तालू जैसे अंग उपस्थित है। तो मुख गुहा होगा मुख के मतलब होठ के अंदर वाला पार्ट, जिसमें क्या उपस्थित होंगे? एक तो तालू, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पैलेट, ठीक है। एक होता है क्या इसमें? दांत, टीथ, और लास्ट होता है जीवा, जिसको हम बोलते हैं टंग। तो देखो तालू, दांत और जीवा ये इसमें उपस्थित होते हैं। तालू की बात करते हैं तो तालू भी दो टाइप का होता है, एक तो कठोर तालू और एक सॉफ्ट मुलायम तालू, ठीक है, कोमल तालू, पैलेट। ये हमने बात कर ली मुख गुहा की, ठीक है। तालू, दांत और जीवा, एक होता है कठोर पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट। इसके बारे में अपन आगे की ओर बात करते हुए चलेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, तालू, दांत और जीवा। फिलहाल हम सिर्फ ऑर्गन्स देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं कौन से नहीं। तो मुख गुहा में क्या? तालू, दांत और जीवा उपस्थित होते हैं। उसके बाद में हम जब आहार नाल में आगे की ओर चलते हैं, आहार नाल में जब हम आगे की ओर चलते हैं तो एक जगह आती है जिसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या आती है? ग्रसनी, ठीक है। ये ग्रसनी जो होता है ना, ग्रसनी वाला भाग, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये होता है कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज या कॉमन पाथ। तिराया होता है ना, तिराया, जहां से एक रोड इधर गई, एक इधर गई और एक इधर गई, बस वही होता है क्या? ग्रसनी। क्योंकि ग्रसनी जो ये वाला भाग होता है ना यहाँ पर, ये होता है ग्रसनी का भाग, जो कि एक तरफ तो खुलता है, किधर? नाक वाले भाग में, नासा छिद्रों की तरफ, उसको बोलते हैं नासा ग्रसनी। एक होता है जो कि मुख वाले भाग में आता है बाहर, उसको बोलते हैं मुख ग्रसनी। और एक आता है कंठ ग्रसनी जो कि श्वास वाले पार्ट में खुलता है। तो अपन बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी कितनी होती है? तीन, एक तो नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंक्स, एक होती है मुख ग्रसनी, ओरोफेरिंक्स, और एक होती है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, जिसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो तीन हो गई ग्रसनी, इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज ऑफ नोज, ओरल पार्ट एंड लैरिंग्स,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे ग्रसनी को नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब चलो इसी जगह अपन एक बात कर लेते हैं कि तीनों का कॉमन पैसेज है, और कभी अपन ने फील भी किया होगा ये चीज कि जब अपन खाना निगलते हैं, भोजन को निगलते हैं, तो उस टाइम या तो हम सिर्फ भोजन को निगल सकते हैं या फिर श्वास ले सकते हैं, दोनों में एक ही प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो फिर रोकता कौन है इसमें? तो देखो, जब भोजन को हम निगलते हैं तो दो फ्लैप होते हैं, दो पल्ले होते हैं। एक तो होता है उव्यूला, UVULA। ठीक है, ये क्या होता है? जो सॉफ्ट पैलेट वाला भाग होता है, कोमल तालु वाला भाग, इस भाग से आगे की ओर निकली हुई एक अंगुली नुमा संरचना होती है। ठीक है, अंगुली नुमा संरचना। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये क्या करती है? जैसे कि ये लटकी रहती है ये, फिर जैसे ही भोजन को हम निगलेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगी? जो नासा छिद्र है ना, उनको ढक देगी। अब ये ऊपर नाक वाले छिद्र थे, नासा छिद्र, नीचे की तरफ श्वास वाले हैं, तो ये सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट वाला जो पार्ट है उव्यूला, ये क्या करेगा? उसको ढक देगा, नासा छिद्रों को। अब नासा छिद्र ढक जाएंगे तो सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, एक तो ग्रासनाल और एक श्वासनाल, दोनों एकदम पास में होती है। श्वासनाल और ग्रासनाल इस टाइप से होती है। ठीक है, दोनों के ओपनिंग पास पास में। अब इस फ्लैप ने क्या किया? ऊपर नासा छिद्रों को तो ढक दिया, लेकिन जो भोजन आएगा ये है ग्रासनाल, ठीक है, और ये श्वासनाल, ऐसे डिनोट कर दिया मैंने। अब क्या पता कि भोजन श्वासनाल में चले जाए तो उस कंडीशन में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि एक कार्टिलेजिनस उपास्थि में छल्ला, उपास्थि में लचीला छल्ला होता है, ठीक है, जो क्या करता है? भोजन निगलते समय इस ग्लोटिस मतलब श्वासनाल वाले भाग को ढक देता है। तो भोजन अब किस में जाएगा? सीधा ग्रासनाल के अंदर। तो देखो, दो फ्लैप हो गए, एक तो हो गया ओव्यूला जो क्या करता है? नासा छिद्रों को ढक देता है। दूसरा हो गया इसमें श्वासनाल को ढकने के लिए एपिग्लोटिस, कंठ छद, कंठ को आवरण करने वाला कंठ छद, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और हिंदी में कंठ छद है ना, हिंदी में बोलेंगे इसको कंठ छद। ठीक है, ये क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं अभी, कंठ छद बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब बात करते हैं कि ठीक है, आपने बता दिया कि नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी होती है उस वाले पार्ट में पाया जाएगा एपिग्लोटिस, नासा ग्रसनी वाले पार्ट में होगा क्या? उव्यूला, ठीक है, उव्यूला, और ये होता है क्या? एपिग्लोटिस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे जैसे एक एक पार्ट को हम देखते चलेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं तीसरा पार्ट, ये हो गया पहला मुख, दूसरा ग्रसनी। अब ग्रसनी से जब भोजन जाएगा मुख में, उसको चबा दिया जाएगा भोजन को दांतों के द्वारा, लार के द्वारा लसलसा बना दिया। अब उस भोजन को जब ग्रासनाल में भेजा जाएगा, ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल में भेजा जाएगा, तो एक नाम आया ग्रासनाल। तो इसका तीसरा पार्ट होता है क्या? तीसरा पार्ट आ जाएगा ग्रास नाल। तीसरा पार्ट आ गया इसका ग्रास नाल। अब देखो, ग्रास नाल की जो बात करते हैं ना, तो ग्रास नाल है एक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली। इसके अंदर कोई पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ भोजन आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, और इसमें कुछ श्लेष्मा का स्रावन होता है जो भोजन को लसलसा बना देता है। तो ग्रासनाल के बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, म्यूकस श्लेष्मा है ना, भोजन में श्लेष्मा का मिलाव करता है। फिर आगे की बात करते हैं हम, चौथा आमाशय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आमाशय क्या होता है? जब ग्रासनाल आगे जा करके, ये अपना आमाशय इस तरफ होता है, ठीक है, ग्रासनाल आ रही है, ग्रासनाल से भोजन किस में गिरेगा? आमाशय, जो कि एक जे आकार की, जे आकार की थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, जे आकार की थैलेनुमा संरचना। आमाशय के बारे में पर्टिकुलर अपन आगे की ओर देखेंगे, ठीक है, अभी जनरल एक इंट्रो पढ़ रहे हैं अपन की कौन कौन सा ऑर्गन होता है। तो ये एक जे आकार की संरचना होती है, देखो मैं बताता हूं आपको।
इस तरफ बना देते अपन। ये देखो, ये हो गई एक जे आकार की थैलेनुमा संरचना। ऐसी संरचना होती है आमाशय की। आमाशय में क्या होता है ना कि आमाशय जनरली 3 भाग बताए जाते हैं आमाशय के, कि हाँ एक होता है पाइलोरस होता है, एक होता है ना फंडस, और एक कार्डियक, जबकि 4 पार्ट होते हैं। एक होता है फंडस, फंडस, एक होता है कार्डियक, एक होता है बेटा यहाँ पे बॉडी, और एक अंतिम पार्ट होता है इसका क्या, पाइलोरस, पाइलोरस। तो देखो, जैसे ही ये है ग्रासनाल अपनी, ठीक है, ये ग्रासनाल, ग्रासनाल से भोजन आकर के गिरेगा आमाशय के कार्डियक भाग में। कहां पे, कार्डियक भाग में। तो अब एक बात बताओ, जब भोजन उसमें गिरेगा तो हो सकता है वो वापस भी चला जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा ना कि एक अवरोधनी पाई जाती है, ये रही, जिसको हम बोलते हैं, इस अवरोधनी को हम बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर या अवरोधनी, क्योंकि ये कार्डियक भाग से जुड़ी हुई है। इसकी क्या खासियत होती है ना कि ये सिर्फ एक दिशीय होती है, एक दिशा में खुलती है, तो ये नीचे की तरफ खुलेगी और भोजन कार्डियक भाग में गिर जाएगा। फिर बाद में भोजन लास्ट में जाता है इसमें पाचन होने के बाद में पाइलोरस भाग में, ठीक है। पाइलोरस भाग के बाद में आमाशय जो अगले पार्ट में एंटर करेगा, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन, आंत्र, ठीक है। तो उसमें जाने पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब बात करते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये पाइलोरस पार्ट में है। कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ये कार्डियक पार्ट में भोजन को गिराता है। पाइलोरस स्फिंक्टर जो होता है, पाइलोरस अवरोधनी, ये भी क्या करती है, एक दिशीय होती है, ठीक है, एक ही दिशा में खुलेगी, वापस भोजन को आमाशय में नहीं जाने देगी आंतरिक भाग से। तो ये बात की हमने आमाशय की जे आकार का थैलेनुमा संरचना है, इसके 4 पार्ट होते हैं और ये 2 अवरोधनी इसमें पाई जाती है। यहां से निकलने के बाद में भोजन प्रवेश करेगा किसमें, यहां से निकलने के बाद में भोजन प्रवेश करेगा इसके आंत्र के भाग में। तो मैं उसको आगे बता देता हूं। इधर 4 पार्ट हो गए, अब 5वां पार्ट अपन पढ़ रहे हैं आंत्र का, ठीक है। 5वां पार्ट होता है आंत्र, और आंत्र जो होती है, आंत बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये आंत जो होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है, एक तो छोटी आंत और एक छठा भाग जो अपन कह सकते हैं इसका बड़ी आंत, ठीक है। ये छठा भाग हो गया इसका बड़ी आंत। अब बड़ी आंत और छोटी आंत की बात करते हैं, तो इनको छोटी और बड़ी कहते क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बड़ी आंत और छोटी आंत जो होती है, तो लोगों में गलतफहमी होती है कि छोटी आंत बड़ी, मतलब छोटी होती है साइज में, बड़ी आंत बड़ी होती है, तो ऐसा नहीं होता है। आकार मतलब लेंथ की बात करेंगे अगर अपन, ठीक है, अगर अपन इनकी लेंथ की बात करेंगे तो लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7 मीटर, अकेली छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। तो बताओ, बड़ी आंत तो छोटी हो गई, छोटी आंत बड़ी हो गई, लेकिन जो छोटी आंत और बड़ी आंत इनको बोला जाता है, वो बोला जाता है इनके व्यास के आधार पर, ठीक है। व्यास होता है ना सामने का ये एरिया, इसके आधार पर बोला जाता है। तो व्यास के आधार पर बात करेंगे अगर अपन डायमीटर, तो व्यास होता है, छोटी आंत का होता है लगभग 2.5 मीटर, लेकिन व्यास बड़ी आंत का कितना होता है, लगभग 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने मीटर लिख दिया यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। तो बड़ी आंत और छोटी आंत बोलने का मतलब है इनका व्यास के आधार पर इनको बोला जाता है। फिर बात करते हैं छोटी आंत की,
तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो कहां प्रवेश कर रहा था, आमाशय से एंट्री ले रहा था, सबसे आगे आगे वाला भाग, उसको हम बोलेंगे क्या, ग्रहणी, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। इसको बोलते हैं जेजुनम मतलब मध्यांत्र, और इसको बोलेंगे हम पश्चांत्र। तो देखो अब बात करते हैं कि पाचन और अवशोषण की। तो मानव शरीर में आहार नाल में वो भाग जिसके अंदर सबसे ज्यादा पाचन एवं अवशोषण होता है, तो वो भाग होगा ग्रहणी, ड्यूडेनम, ठीक है। इसमें पाचन व अवशोषण सबसे मैक्सिमम, मतलब छोटी आंत का वो भाग जिसमें सबसे ज्यादा पाचन एवं अवशोषण होगा, वो होता है ग्रहणी वाला भाग। लेकिन शरीर में अगर बात करें तो वो होगी छोटी आंत। फिर बाद में बात करते हैं इसकी आकृति। तो ग्रहणी जो होती है इसकी आकृति होती है सी आकार की, सी आकार, या फिर इसको कह सकते हैं अपन उल्टा यू आकार की भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है सी आकार की, ठीक है। सी आकार की ये भाग पाया जाता है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे जेजुनम, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखते हैं मध्यांतर में, ये होता है छोटी आंत का सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी अवशोषण और पाचन होगा। और तीसरा भाग होता है इलियम। इलियम वो भाग है, इलियम छोटी आंत का वो भाग है जो कि बड़ी आंत से जुड़ता है, मतलब भोजन को पाचन होने के बाद छोटी आंत से कहां लेकर के जाएगा, बड़ी आंत के अंदर। जैसे कि हम यहां पे बात करते हैं, या गई ग्रहणी वाला पार्ट, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का ये भाग आ गया हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर का। और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो भाग है इलियम वाला, ये है इलियम का भाग। तो ये इलियम का भाग किसमें खुलेगा, बड़ी आंत में। ये हो गई बड़ी आंत। ये मैं बना देता हूं इधर, ठीक है। ये हो गई है बड़ी आंत, ये इलियम वाला भाग है आई, ठीक है, पश्चांत्र का। ये खुलेगा बड़ी आंत के कुछ एक भाग में, जिसकी हम बात करते हैं। तो बड़ी आंत की बात कर देता हूं मैं इधर। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, फिर से 3 भाग होंगे बड़ी आंत के। एक होगा अंधनाल, अंधनाल, एक भाग होगा इसका वृहदांत्र, और तीसरा जो भाग होगा इसका वो होगा क्या, मलाशय। ये 3 भाग होंगे किसके, बड़ी आंत के, अंधनाल, वृहदांत्र और मलाशय। फिर बाद में बात करते हैं अंधनाल जो होता है, ये एक थैलेनुमा संरचना है, ठीक है, थैलेनुमा संरचना, जिसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहां पे पाई जाती है अपेंडिक्स, ठीक है, कृमि रूपी परिशेषिका, एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध, ये रहा। जो सामान्यतः अपन बोला जाता है कि इसके अपेंडिक्स हो गई, इसके अपेंडिक्स हो गई, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अपेंडिक्स पहले से हो रखी हुई संरचना है एक, जो कि मानव में अवशेषी होती है। अवशेषी क्यों होती है, क्योंकि अपेंडिक्स में पाए जाते हैं सेल्यूलोज का पाचन करने वाले एंजाइम। और अपन है ना, जो सेल्यूलोज तो डायरेक्ट ग्रहण करते नहीं है मानव, तो उसके अंदर ये हो गई अवशेषी। लेकिन कुछ ऐसे जंतु जो कि सेल्यूलोज को डायरेक्ट इनटेक करते हैं, ठीक है, घास चरने वाले जंतु, उनमें अपेंडिक्स अभी भी क्रियाशील होती है। तो जब क्या होगा कि किसी भी इन्फेक्शन के कारण, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, कैसे भी इन्फेक्शन के कारण ये अपेंडिक्स जो होती है, कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, और साथ में दर्द होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर है ना, डॉक्टर क्या करता है, इसको काट करके निकाल देता है। तो
वो जो स्वेलिंग हो रही है, वो जो रोग हो रहा है, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। उस रोग को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस, और जो ऑपरेशन होता है इसको काट करके हटाने का, उसको कहते हैं अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी, ठीक है। तो अब से ऐसा नहीं कहना है कि अपेंडिक्स हो गई, नहीं, उसको कहना है अपेंडिसाइटिस हो गया, क्योंकि अपेंडिक्स में सूजन आ रही है इन्फेक्शन के कारण। तो देखो, ये बात कर ली हमने अपेंडिक्स की। अब अंधनाल के बाद में अगला पार्ट होता है बड़ी आंत का वृहदांत्र। ये फिर 3 भागों में बटा होता है। एक होती है अवरोही, मतलब आरोही, असेंडिंग। एक होती है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। और एक होती है डिसेंडिंग, मतलब अवरोही, ठीक है। फिर बाद में एक पार्ट और दिया होता है जिसको कहते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड, सिग्मा अपन ने पढ़ा है, इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का बताया जाता है, थोड़ा सा यू शेप में लेकर के, ठीक है। तो ये सिग्मोइड। अब बात करते हैं कहां, तो ये हो गया अंधनाल। अंधनाल, इसको कहते हैं सिक्कम, सिक्कम भाग। फिर आता है वृहदांत्र, मतलब कॉलन। तो देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा इसका असेंडिंग या अवरोही भाग बोल देते हैं अपन, ठीक है, आरोही भाग। आरोही वृहदांत्र मतलब असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन। ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे हम, ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन, मतलब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। और ये जो निचला भाग है इसको बोलेंगे अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग, अवरोही कॉलन। ये हो गई अवरोही कॉलन या वृहदांत्र। फिर एक जो भाग मैंने बताया ये वाला, देखो ये सिग्मा, सिग्मा के शेप का, इसको बोलते हैं सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मा के आकार की कॉलन। तो ये बात करी हमने वृहदांत्र की, कॉलन भाग की। एक तो होता है आरोही, असेंडिंग, दूसरा है ट्रांसवर्स, और तीसरी है अनुप्रस्थ, ठीक है, वो सॉरी, अनुप्रस्थ, और तीसरी है अवरोही। सिग्मोइड चौथे भाग होता है इसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका अंतिम भाग। इसका अंतिम भाग जो है उसको कहते हैं रेक्टम, मलाशय। मतलब अवशोषण और पाचन होने के बाद में जो अतिरिक्त पदार्थ बच जाता है, वो अतिरिक्त पदार्थ फीकल मैटर, मल के रूप में किस में आकर के गिरता है, मलाशय में, ठीक है। आशय मतलब रखने वाला उसको, तो मलाशय में आकर के गिरेगा। और मलाशय में एकत्रित होने के बाद में 2 अवरोधनी द्वारा वो नियंत्रित होगा त्यागने से पहले। गुदा भाग जो है, गुदा भाग द्वारा त्यागा जाएगा, लेकिन उससे पहले उसमें 2 अवरोधनी पाई जाएगी। एक तो होती है आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, या इसको बोलते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। और दूसरी होती है बाह्य, ठीक है, और इसको बोलते हैं 2 डिग्री। आंतरिक जो होती है 1 डिग्री और बाह्य होती है 2 डिग्री। तो आंतरिक अवरोधनी जो होगी वो तो होगी कैसी, अनैच्छिक प्रकार की, मतलब मलाशय से मल जैसे ही भरेगा तो आंतरिक अवरोधनी को तो पार करके वो आ जाएगा, 1 डिग्री वाल्व को तो पार करके आ जाएगा। लेकिन बाह्य अवरोधनी जो होती है गुदा भाग में, वो होती है ऐच्छिक प्रकार की, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी इच्छा पे नियंत्रण होगा कि मल को त्यागना है या नहीं त्यागना है। तो गुदा भाग द्वारा उसे त्यागना या नहीं त्यागना एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। पर कभी कभार क्या होता है ना कि इस अवरोधनी में विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर मल को त्यागने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये हमने बात की किसकी, आहार नाल की। आहार नाल में पहले हमने देखा मुख, जिसमें मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में हमने देखा ग्रसनी, ग्रसनी जो कि एक कॉमन पाथ, कॉमन पैसेज थी, किसके बारे में, तीनों सेक्टर में। एक तो नेजो, नाक वाले भाग में, नासा कक्ष वाले भाग में, दूसरी थी ओरल, मुख गुहा में, तीसरी कंठ ग्रसनी, जिसके अंदर वो थी कंठ वाले भाग के अंदर, ठीक है, ग्रासनाल और कंठ वाले भाग के अंदर, तीसरा पैसेज। फिर हमने बात की थी ग्रासनाल की, ग्रासनाल की बात की थी तो वो एक 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी नली थी, और उसके अंदर पाचन होता नहीं है, वो जाकर के खुलती है आमाशय भाग में। आमाशय भाग में खुलने के बाद में वहां पर उसके कार्डियक भाग में नियंत्रित होती है कार्डियक स्फिंक्टर से।
फिर कार्डियक स्फिंक्टर के बाद में हमने बात की थी पाइलोरस भाग से वो आंत्र में प्रवेश करती है, छोटी आंत्र में, ठीक है, उसमें नियंत्रित होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा। चलो ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि छोटी आंत। छोटी आंत में लंबाई होती है इसकी 7 मीटर, बड़ी आंत की 1.5 मीटर, व्यास होता है 2.5 मीटर का और व्यास सेंटीमीटर का, और व्यास होता है बड़ी आंत का 4.8 सेंटीमीटर का, और व्यास के आधार पे इनको बोला गया है छोटी और बड़ी आंत। उसके बाद में बात करते हैं छोटी आंत की, तो ये 3 टाइप की है, एक होती है ग्रैनी, एक होती है मध्यांत्र और एक पश्चात्र, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रैनी जो है इसका मुख्य भाग है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा पाचन एवं अवशोषण कौन से भाग द्वारा होता है, छोटी आंत्र के कौन से भाग द्वारा होता है, तो उस कंडीशन में हम बताएंगे कौन सा, ग्रैनी, ड्यूडेनम। सी आकार की होती है ये अंग्रेजी के, और जेजुनम इसका लंबा भाग होता है बीच का, और इलियम पश्चिम सबसे लास्ट वाला पार्ट, ये इलियम है, ये जेजुनम है, और ये सी आकार की ड्यूडेनम, ठीक है, ग्रैनी। इलियम खुलेगा किसमें, बड़ी आंत्र के एक भाग जिसका नाम है अंधनाल, अंधनाल में खुलेगा एक और स्फिंक्टर द्वारा। देखो मैंने स्फिंक्टर का नाम यहाँ पे नहीं बताया तो तुम लोगों को, तो ये जो अवरोधनी है, ये वाली जो अवरोधनी है इलियम और सिक्कम के बीच में, इसको बोलते हैं इलियो सिकल वाल्व। इस अवरोधनी को हम बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। फिर बाद में अंधनाल के अंदर कुछ एंजाइम और कुछ बैक्टीरिया पाए जाएंगे, और साथ ही साथ अंधनाल से एक प्रवर्ध निकला होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमिरूपी परिशेषिका, जो कि मानव में एक मानव के अंदर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, अवशिष्ट अंग, इसका कोई उपयोग नहीं है। फिर बाद में बात करते हैं हम इससे अगला पार्ट वृहदांत्र। वृहदांत्र के अंदर बात करेंगे तो वृहदांत्र कॉलन, ये 3 भागों में फिर बटा होता है, एक आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अवरोही, लेकिन एक चौथा भाग और होता है जिसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। फिर उसके बाद में अंतिम भाग है बड़ी आंत का, क्या, मलाशय, जिसके अंदर बचा कुचा फीकल मैटर, मल एकत्रित होता है, और वहां से 2 अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित करके वो गुदा भाग द्वारा त्याग दिया जाता है। तो बड़ी आंत के बाद में 7वां पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनस, गुदा, ठीक है, गुदा। तो इस गुदा भाग द्वारा वो त्याग दिया जाएगा। आंतरिक स्फिंक्टर जो होता है प्राथमिक अवरोधनी वो अनैच्छिक प्रकार की, लेकिन द्वितीय जो होती है वो ऐच्छिक प्रकार की। तो ये हमने बात की आज आहार नाल की। तो चलो साथ ही साथ में एक बार डायग्राम के साथ आपको सारी चीज समझा देता हूं इसके अंदर। अब एक एक करके हमने डायग्राम देखा इनका, अब हम एक साथ देखेंगे इनको, ठीक है, किस तरह से ये पूरे शरीर में व्यवस्थित रहती है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया मुख से शुरू होगी, थोड़ा और ऊपर डालते हैं इसको, मुख से शुरू होगी, मुख से शुरू होने के बाद में एक कॉमन पैसेज जो ऊपर की तरफ तो नासा कक्ष, और आगे की ओर मुख गुहा में, और नीचे की ओर कंठ ग्रसनी की ओर खुलेगा। फिर उसके बाद में चलती है ग्रासनाल, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली। ग्रासनाल के बाद में ये एक अंग्रेजी के जे आकार के थैले नुमा संरचना में खुलती है, और यहां पर 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है। उसके बाद में आमाशय खुलता है छोटी आंत्र में, ये छोटी आंत्र वाला भाग आ गया। ये छोटी आंत्र का भाग आ गया। ये छोटी आंत्र का भाग जो है ये खुलेगा बड़ी आंत्र के अंदर। और आगे जाकर के ये एक मलाशय में, और मलाशय से गुदा द्वार द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाएगा। तो देखो ये वाला जो भाग है ये तो होता है मुख, इसमें मुख गुहा भी पाई जाएगी। अगला भाग हम देखते हैं, ये ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नाल,
ठीक है, ग्रास नाल, इसको बोल देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी। उसके बाद में ये भाग आ गया आमाशय, आमाशय के बाद में ये भाग ये आ गया ग्रहणी, ग्रहणी के बाद में मध्यांत्र, मध्यांत्र के बाद में पश्चांत्र, और पश्चांत्र के बाद में हम देखेंगे इसमें अंधनाल, अंधनाल, और यहां पर एक वाल्व पाया जाएगा जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इसमें हो जाएगा आरोही प्रदात्र, ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वेदांत्र, और ये वाली हो जाएगी अवरोही वेदांत्र। फिर बाद में एक सिग्मोइड की बात की थी हमने, तो ये हो जाएगी सिग्मोइड वेदांत्र। फिर हम बात करते हैं, ये भाग है मलाशय, मलाशय, और ये गुदा भाग जहां से मल को त्याग दिया जाएगा। तो ये हमने बात की यहां से हमने बात की मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और गुदा भाग। ये हमने प्रक्रिया समझी आज कि आहार नाल के अंदर कौन कौन से विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा शरीर में भोजन को पचाया जाता है तथा अवशोषित किया जाता है। तो ये हमने पहले तो देखा था इसके कुछ भाग, और उसके बाद में हमने उन्हें एक साथ डायग्राम के रूप में यहां देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि जो पाचन होता है एक एक अंग को लेकर के देखेंगे हम कि कौन से अंग का क्या विशिष्ट कार्य है, उसमें कौन सी विशिष्ट संरचना पाई जाती है और उसका पाचन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी ग्रंथियां उसमें काम आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लगभग सभी चीज कवर कर ली है कि एक आहार नाल में लंबाई क्या है और कौन कौन से अंग पाए जाएंगे। इसी प्रकार आगे की क्लासेस में बने रहिएगा और आगे की ओर हम इसको पढ़ते जाएंगे। यहाँ आपको एकदम मुफ्त में, एकदम फ्री, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज लग रहा है अपने को, सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी के भी शुरुआत हमने कुछ जूलॉजी के लेक्चर से की है। ठीक है, उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के इस लिंक को अपने दोस्तों में बांटो। कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड में है, कोई रीट की, कोई फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना रहेगा कि अपन ना उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना मटेरियल प्रोवाइड करवाए ताकि वो अच्छे से अच्छा पढ़ सके और साथ ही साथ आगे की ओर अपने एग्जाम की तैयारी करते चले। आई होप लेक्चर आप लोगों को पसंद आया, तो सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिएगा चैनल को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।